नमस्कार। प्रवासाखी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमेरिका की ओर से शुरू की गई टैरिफ वार की, रूस यूक्रेन युद्ध की, इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष विराम के भविष्य की और नाटो छोड़ने की अमेरिका की धमकी की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि अमेरिका से चल रही टैरिफ वार के बीच चीन ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर $249 अरब कर दिया है और कहा है कि शांति संप्रभुता की रक्षा केवल ताकत से संभव है। इसके अलावा जेलेंस्की ट्रंप में नोकझोंक के बाद चीन का यूरोपीय संघ के साथ संबंध बेहतर करने पर जोर दिख रहा है। इन सब मुद्दों को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, तो जो इस समय की विश्व की जी बदली हुई रणनीतिक जो माहौल है, जी जो पूरा स्ट्रेटजिक जो एनवायरनमेंट है, आप देखिए बदल चुका है। जी और वो किस वजह से बदला है? ट्रम्प के आने के बाद। जी और ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है। ट्रम्प ने तो पहले इलेक्शन के टाइम 2024 से जब वो शुरू हुए थे, उन्होंने अपना बड़ा साफ बोल दिया था क्या क्या करना चाहते हैं। जी और कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, जी वही कर रहे हैं। जी तो सबसे ज़्यादा धक्का उनको लग रहा है जो लोग या तो उनको बहुत हल्के से लिए थे, जी ये कुछ नहीं करेंगे, जी या उनको लग रहा है जिन्होंने सोचा कि ये तो ठीक है, बोलेंगे और करेंगे नहीं। जी तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन देखिए, चीन का जहाँ तक है, चीन पहले से ही कमिटेड है। अपना रक्षा बजट उसने ज़रूर बढ़ाया है इस बार। जी 2024 के मुकाबले तकरीबन 7.2%, जी 7.2% उसने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है इस बार। और जैसे आपने कहा, $249 बिलियन के आसपास ले आया है, जी जो आई थिंक $1.6 ट्रिलियन युआन उसके करेंसी में पड़ता है। जी और उन्होंने जोर दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो ये बदली हुई जो रणनीतिक माहौल है इस समय विश्व में, उसमें हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। जी अपने पूरे रक्षा क्षेत्र को, रक्षा सेनाओं को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रेनिंग से भी, सामान से भी, हर एक चीज़ से। जी तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो ताकत, अपनी ताकत में अगर आप बात करें तो उन्होंने जो बोला है, मतलब इक्विपमेंट, जी चाहे इक्विपमेंट में वेपन्स भी ले लीजिए, जी वेपन्स, मिसाइल, साइबर, स्पेस, जितना भी है, तो उन्होंने कहा ताकत और गुणवत्ता जी दोनों हम बढ़ाएंगे। जी तो क्वालिटी भी और जो उनकी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो भी वो बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के वो चल रहे हैं। और उनकी उन्होंने साफ कहा है। देखिए, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, चीन के प्रीमियर ने, उन्होंने ही एक्चुअली ये बजट प्रस्तुत किया था। जी और उन्होंने साफ कहा है कि दुनिया में बहुत विकट रणनीतिक परिस्थिति है जी और इसके देखते हुए ज़रूरी है कि हम अपने आप को सक्षम करें। जी तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि वो इंक्रीज कर रहे हैं बजट में। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो अमेरिका से काफ़ी कम है। जी देखिए, अमेरिका का बजट $842 बिलियन था। जी उसमें अगर कंपेयर करेंगे आप तो काफ़ी कम है। जी और $882 बिलियन था। अगर एक्चुअल टर्म्स में लिया जाए तो कहा यह जा रहा कि 1.6 ट्रिलियन, $1.2 ट्रिलियन तक पहुंचा था, बाकी चीज़ों को लेकर के। जी और भी जो खर्चे थे एडिशनल जो करने पड़े यूक्रेन के लिए और इजराइल के लिए, बाकियों के लिए। लेकिन फिर भी अगर 842 भी देखें तो उस मामले में उनका काफ़ी कम है। जी लेकिन जहाँ तक एम क्या है चीन का, एक बाइक तो नहीं बना है, जी चीन पहले से बनाता रहा है। और देखिए, चीन ने ट्रम्प को 2024 से भी सीरियसली लिया है, जब से वो बोलना शुरू किए हैं। जी क्योंकि उसको लगा है कि पहले टेनोर में भी कुछ किए थे वो चीन के साथ, ट्रेड में, बाकी चीज़ों में। तो अभी भी उनको डर तो था ही। जी और इसमें ये चाहते क्या हैं? PLA की कैपेबिलिटी को बढ़ाना। जी जो आर्मी है उसकी फुल कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। और इनका ये भी है, हर लेवल पर, चाहे आप छोटे लेवल पर कहिए और बहुत बड़े लेवल पर कहिए, जी लड़ाई करनी है और जीतनी है। वो एम लेके चल रहे हैं जी कि हर लेवल पर, जब चाहे वो, ये कहते हैं एम इनका ही एक हाई एंड वॉर,
हाई एंड वॉर का मतलब इनकी लैंग्वेज में होता है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, जी तो वो भी जो है तैयारी कर रहे हैं। जी और इनका एम है कि कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन अपना 2035 तक कंप्लीट कर लें जी और दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन जाएं 2050 तक। जी तो ये लेकर के एम लेके चल रहे हैं। नेचुरली इनका फोकस ताइवान के ऊपर भी रहेगा, अगल बगल के जो देश हैं इंक्लूडिंग भारत, जी उस पर भी रहेगा। जी तो ये सारी चीज़ें ले करके चल रहे हैं। और अभी भी देखिए चीन के पास सबसे बड़ी नेवी है, उनके नंबर्स में, क्वालिटी में नहीं है, जिस पर अब ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बोला है क्वालिटी पर ध्यान देंगे, गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। और इन्होंने ऑलरेडी देखिए काफ़ी कुछ कर रखा है, थिएटर कमांड्स बना लिए उन्होंने जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके, साइबर स्पेस हर एक चीज़ में स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड बना ली, रॉकेट कमांड बनाया इन्होंने, जी जिसमें मिसाइल्स और बाकी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है। जी लेकिन देखिए अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन। इनके यहाँ आपने देखा पिछले 2 साल का अगर आप हिसाब लीजिए तो तकरीबन 14 लोग हैं जो जनरल से लेकर के डिफेंस से जो कनेक्टेड हैं, उनको जो है इन्होंने वो हटा चुके हैं अपने यहाँ। जी और लास्ट 2 साल में मतलब आप देखिए जो इनके एक हेड थे पॉलिटिकल विंग के, जो काम करते हैं इसके ऊपर सीएमसी में, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में, जी उनको हटा दिया इन्होंने, जी जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो बेसिकली ये चीज़ें इनके पास हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जी रिक्रूटमेंट में भी प्रॉब्लम है इनको कि इन्होंने जैसे स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं रखते इतनी ज़्यादा, जी तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और डिफेंस स्पेंडिंग देखिए इसमें अगर देखा जाए दुनिया का, पूरी दुनिया का 2024 की एक रिपोर्ट में देख रहा था, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ का है, जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ ISS का है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफेंस स्पेंडिंग 2024 में 10% बढ़ी है जी वर्ल्ड में, जी जो कि 2.46 ट्रिलियन डॉलर गई है। जी और इसमें जो है आधा तकरीबन इन्होंने इनके हिसाब से अमेरिका है, जी और बाकी नेक्स्ट चीन, फिर रूस, चीन और बाकी देश हैं इसके अंदर। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा जो डिफेंस के ऊपर है। और चाइना देखिए उसको प्रॉब्लम तो है, साउथ चाइना सी में आप देख लीजिए, इंडो पैसिफिक में देख लीजिए, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, इनके साथ टेंशन्स हैं, भारत के साथ है ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के वो चीन आगे बढ़ना चाहता है। और अभी जो है ट्रंप ने उनके ट्रेड बैरियर्स लगा दिए हैं, जी वो हमने देख ही लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रंप ने आते ही, या इससे पहले बाइडेन ने भी एआई के ऊपर टोटल प्रतिबंध लगा दिया था जी चाइना को एक्सपोर्ट होने से। जी कुछ जो है क्रिटिकल मिनरल्स या क्रिटिकल चिप्स वगैरह इनके पास नहीं आ पा रहे हैं। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको परेशानी होगी, लेकिन चीन ने जरूर इसकी बंदोबस्त तो कर ही लिया होगा। जी और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि क्या ये यूरोप के नज़दीक जाएगा, जी देखिए ट्रम्प के इलेक्शन स्पीचेज के साथ ही, जैसे मैंने कहा कि चीन तो रिएक्शन, बाकी सब भले नहीं किए हों, चीन रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। जी और मुझे याद है अगर मार्च में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हांगकांग से साथ पब्लिश होता है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये मार्च 2024 की रिपोर्ट है, जब चीन उन्होंने शुरू किया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ था, दिया क्लियर, बड़ा साफ लिखा था कि चाइना और यूरोपियन यूनियन को ट्रंप जब भी आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जी ये मार्च 2024 में इसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा गया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो रिस्क आएंगी, काफ़ी रिस्क आएंगी, मिलिटरली, इकोनॉमिकली और बाकी जो है उसमें चीन और यूरोपियन यूनियन को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जिससे मुश्किलें नहीं बढ़ें। और ये भी था उसमें, उन्होंने बोला था कि ट्रम्प विड्रॉ कर सकते हैं नाटो से, क्योंकि उन्होंने पेंटागन में बोला भी था। जी तो ये सब चीज़ों लेकर के उन्होंने, चीन ऑलरेडी तैयारी कर रहा था
अगर न्यूज़ में आया था तो मतलब वो तैयारी कर रहे थे। जी। और अब जो है सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यूरोप ने ऑलरेडी देख लिया कि उन्होंने तो बता दिया है, ट्रंप ने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि भाई यूरोप को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। जी। हम हट नहीं रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा अपने सुरक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जी। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो डिफेंस स्ट्रक्चर है वो भी बदलना पड़ेगा। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने ऑलरेडी ईटीओ की बात आ गई है कि उन्होंने एक अपना, जैसे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक अपना ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यूरोप ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर ली है। जी। ऑलरेडी बोला है कि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। और फ्रांस, जर्मनी, इटली। अब लेकिन एक चीज़ और देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन ऐसे ही जा रहा है। 2024 में अगर आप देखें तो इटली, जर्मनी, फ्रांस सबके राष्ट्रपति आए चीन में। जी। और ये भी गए थे, अपना शी जिनपिंग फ्रांस गए थे, जी। जर्मनी गए थे, और बाकी लटाविया, न्यूया, 3-4 और उसमें गए थे। तो जब वो हंगरी, सर्बिया इनमें गए थे वो, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ दिया था, बिल्कुल बातचीत उनके साथ इनकी चल भी रही थी। और यूरोप कितना भी क्लोज चला जाएगा अगर चीन के, लेकिन क्या ट्रस्ट, जो आपस का विश्वास है, वो रहेगा इनका? जी। इक्विपमेंट के मामले में चीन अभी भी काफ़ी पीछे है अमेरिका से। जी। हालांकि जैसे मैंने कहा, चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन क्वालिटी वाइज अमेरिका ही सबसे आगे है। जी। तो इन चीज़ों में कैसे यूरोप, क्या उसको इतना ज़्यादा कुछ मिल पाएगा? हाइपरसोनिक्स, आवाक्स, ईडब्ल्यू, साइबर, स्पेस, स्टेल्थ, आईएसआर, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के पास है। जी। बट ऐसा नहीं है कि चीन के पास नहीं है। अगर अमेरिका 60% है, 40% इनके पास भी है। जी। तो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत कुछ मिल पाएगा, लेकिन हाँ, एक काट यूरोप के लिए बन सकती है अगर वो नज़दीक जाते हैं चीन के। जी। तो मुझे लगता है कि वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे, थोड़ा बहुत इनसे बातचीत करेंगे कि और थ्रेट नहीं आए। और वो ये चाहेंगे कि चीन से रिश्ते बना के ये कोशिश हो कि रूस जो है उधर उनको थ्रेटन नहीं करे, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर रूस से है। जी। तो वो चीज़ वो देखेंगे। दूसरा, न्यूक्लियर की सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, न्यूक्लियर पावर सब है, चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, बट सबसे ज़्यादा तो उन्हीं दोनों के पास है, अमेरिका और रूस के पास। तो अभी अपनी बढ़ाएंगे, फ्रांस और यूके के पास ही सिर्फ अभी तक है। कितना बढ़ाएंगे, कैसे रखेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि एक कोशिश करेंगे ये यूरोपियन यूनियन की, जो कोर्सन है, जो इनके तरफ से प्रेशर आ रहा है ट्रंप की तरफ से, उसको रोकने के लिए थोड़ी शील्ड बनाएं चीन के साथ मिल करके, ट्रेड और बाकी चीज़ों पर बातचीत करके। ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन लगता नहीं कि इतना, क्या अगर चीन फिर ताइवान पर अटैक करता है तो क्या यूरोपियन यूनियन समर्थन करेगा उसका? जी। ये भी एक चीज़ है देखने की। क्या फिर वो बीआरआई में आएंगे, जैसे अगर चीन चाहेगा तो? जी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के लगता नहीं कि बिल्कुल नज़दीक जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा, चीन जरूर कोशिश करेगा कि कितने नज़दीक चीन पहुंच जाए जी। उनके, और उनको ये बताए कि उनका साथ वो ज़्यादा दे सकता है और मदद करेगा। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा, अमेरिका लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, 750 बेसेज उसके पड़े हैं तकरीबन 80 देशों में। चीन के तो मैक्सिमम 8-9 देशों में छोटे मोटे हैं। जी। और ट्रम्प ने साफ बोल दिया कि हम लड़ाई नहीं बट शांति चाहते हैं। अब उसको आप कैसे निगेट कर सकते हैं? जी। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा। हालांकि वो 20,000 ट्रुप्स वगैरह विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक ज़रूर थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो सकती है ट्रेड के मामले में। मिलिटरली मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ क्लोज आएंगे जी। यूरोपियन यूनियन और चीन। जी, बिल्कुल। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसे संकेत मिले हैं कि रूस शांति के लिए तैयार है और यूक्रेन बातचीत का इच्छुक है। उन्होंने एक लेटर भी भेजा है, जेलेंस्की का ने जो पत्र भेजा उसको बारे में बताया भी है उन्होंने यूएस कांग्रेस को। क्या आपको लगता है कि अब युद्ध विराम जल्दी देखने को मिलने वाला है? देखिए, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी है। जी। और पॉसिबिलिटी इसलिए कि ट्रंप शुरू से ही अपने इलेक्शन से पहले ही बोल चुके हैं
उनकी टीम पूरी बातचीत कर रही थी पहले ही, जी और अभी भी कमिटेड तो हैं, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे इस पर बात करें, पहले सिचुएशन क्या है वो देखना ज़्यादा जी जरूरी है। जी देखिए, आज की तारीख में कल परसों 2-3 दिन अगर आप लीजिए तो क्या हालात बने हैं। जी ड्रोन वॉरफेयर ही है जी इसके पास, यूक्रेन के पास जी मैन पावर है नहीं। जी। और अब तो इंटेलिजेंस ही बंद हो गया है। और अब देखिए, इंटेलिजेंस तो काफ़ी पहले उन्होंने बोल दिया था, न्यूज़ तो अभी आई है, और वो न्यूज़ जो आप कह रहे हैं वो CIA की आई है। जी, CIA ने कहा है। जी इससे पहले उन्होंने साइबर कमांड को ऑर्डर दे दिया था जी कि इंटेलिजेंस बंद करने के लिए। जी मतलब पिन पॉइंट टारगेटिंग खत्म हो गई थी, जी क्योंकि साइबर कमांड ही अंदर तक की लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए वो सारा कुछ कमांड दे रहा था। जी बाकी इंट CIA और बाकी दे रहे थे। जी स्टारलिंक सैटेलाइट्स थी पूरी, जी एलन मस्क की, जी जो वहाँ थी। तो ये सारी चीज़ें थीं। और अभी क्या हो रहा है, रूस, जैसे हम लोग पहले कह रहे थे, रूस अपना अटैक किए जा रहा है, जी वो रुका नहीं है, बता भी नहीं रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खाली न्यूज़ आती है, आज ये विलेज कैप्चर कर लिया, आज इतना एरिया कर लिया। जी उसने पहले डोनेस्क में ज़्यादा था, अब ओडेसा में भी उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया। जी और एक ही पोर्ट है अभी ब्लैक सी में इसके पास, यूक्रेन के पास, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी अपनी एयरक्राफ्ट और बाकी मिसाइल्स टारगेट किया है वहाँ पर। और उसके अलावा देखिए, उसने SU-35, तो फ्रांस ने बोला है कि SU-35 का जो इसकी प्लेन है रशा की, वो जो है फ्रांस के कुछ सर्वेलेंस ड्रोन थे मेडिटेरेनियन सी में, वहाँ गए हैं, जो नहीं होना चाहिए। जी अब हालांकि देखिए, मेडिटेरेनियन सी में तो कोई जा सकता है, कहीं वहाँ लाइन तो ड्रा है नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इन लोगों को खुद तकलीफ हो रही है। और रूस बहुत नज़दीक पर पहुँच गया है, पोक्रोस के, खेरसॉन के, खार्किव के। और अब वो निप्रो रिवर है, जो निप्रो रिवर है उसके ऊपर भी एक फुटहोल्ड लेना चाहता है, क्योंकि ये करने के बाद फिर शायद ही कुछ ज़्यादा कुछ बच जाएगा और थ्रेट और बढ़ जाएगा यूक्रेन को जी और इवन यूरोप के देशों को। और यूक्रेन जो अभी जो 4 महीने का अटैक है, उसमें काफ़ी कुछ उसने एरिया ले रखा है, अपनी कैपेबिलिटी उसने काफ़ी बढ़ा ली है। अब अगर देखा जाए, जो अभी की, जो आपने कहा भी, उन्होंने एड, आर्मी मिलिट्री एड बंद कर दिया ट्रंप ने। अभी जो है हालात जो अभी हैं, यूक्रेन को जो कुछ मिल चुका है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने चल सकता है। जी रूस जहाँ तक है वो तो 2025 तक पहले ही कर चुका है, और बाकी अपना बढ़ाता ही गया है कैपेबिलिटी। तो मिलिट्री एड सस्पेंशन से साइबर कमांड, स्पेस कमांड, और अगर ये टारगेटिंग, इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर। पिन पॉइंट टारगेटिंग जो कर सकते थे पहले रूस के ऊपर, वो नहीं कर पाएंगे अभी। जी तो ये जो मेन वो थे, जो चाहे वो प्लेन से करें या कैसे भी, बिकॉज उसके लिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, जी और ऐसे वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं वो इनके लिए बहुत मुश्किल है, जो ये अभी नहीं कर पाएंगे। एज इट इज़, इनके पास सोल्जर्स नहीं है, वेपन्स नहीं है। और देखिए, अगर रूस भी स्लो डाउन हुआ था लड़ाई में, जी धीमा पड़ा था, और ये रोक सके थे कुछ जगहों पर, सिर्फ इसी वजह से था कि अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन्स दिए थे। जी उनकी टारगेटिंग भी वही कर रहे थे, बता रहे थे। जी अब वो अगर बंद हो जाएगा तो वो भी नहीं कर पाएंगे, जी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, अमेरिका में काफ़ी, अमेरिका के, यूरोप के लोग भी बोलते रहे, इतना सामान दिया इन्होंने। टैंक्स आप ले लीजिए, जी लेपर्ड 1-2, चैलेंजर, अब्राम्स, मतलब एक लेटेस्ट टैंक माने जाते हैं, जी उससे भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, जी बल्कि वो ज़्यादा नुकसान हुआ। पैट्रियट्स, ATACMS मिसाइल्स, हिमार्स रॉकेट्स, 5 लाख आर्टिलरी 155 मिलीमीटर शेल्स अमेरिका ने अकेले इनको दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसके हिसाब से मिला नहीं है इनको, जी। फ़ायदा उतना नहीं हुआ है। मिसाइल, सैटेलाइट, CW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब कुछ तो इनको हासिल होता रहा है। तो और ट्रंप तो 2024 से बोल रहे हैं कि भाई, मैं रहता तो युद्ध एक दिन में ख़त्म हो गया होता। जी चाहते वही हैं। ये जून 24 2024, 2 जून 2024 की ट्रंप टीम की ये रिपोर्ट थी, जो हम लोगों ने दर्शकों को बताया भी था। जी
उन टीम ने बोला था कि भाई जो जितना एरिया कैप्चर हो गया है रूस के पास रहेगा, एक शांति व्यवस्था कायम होगी। जी अब कैसे होगी बाकी चीज़ें डिटेल्स थे उसमें, लेकिन ये चीज़ें पहले ही से आ रही थी, कोई नई नहीं है। और मिनरल डील जहाँ तक है ये तो इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, जेलेंस्की का। वही ये डील लेके गए थे अमेरिका में जी कि मैं एक डील लेके आ रहा हूँ इसके लिए। तो ये जो चीज़ है शांति वार्ता की, ट्रम्प तो हमेशा कह रहे हैं कि शांति वार्ता तो चाहते हैं, जी लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि जेलेंस्की एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। अब यहाँ ट्रम्प के टीम ने कहा कि भाई अगर हमारी कंपनियां वहाँ काम करेंगी तो खुद ही सिक्योरिटी गारंटी है, फिर क्या आप रूस या कोई भी उनके ऊपर नहीं कुछ करेगा। सही बात है। लेकिन वो उस पर तैयार नहीं थे। तो और लोग कह रहे हैं अभी कि डील हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। हालांकि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कल का स्टेटमेंट है कि डील अभी हमारे टेबल पर नहीं है। जी तो और दूसरी तरफ रिपोर्ट ये है कि फ्रांस तो एज इट इज़ यूरोप इकट्ठा हो रहा है इसके लिए, बट फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के जो प्राइम मिनिस्टर्स वो भी जाएंगे जब भी अगली वार्ता होती है। और वो मेन एम उनका यही है कि जा करके थोड़ी दबाव डालने की कोशिश कर। हालांकि दबाव तो ट्रम्प पर कोई डाल नहीं सकता जी। जिस तरह है, जी। लेकिन फिर भी बातचीत से कि ये चीज़ आगे बढ़े। क्योंकि अगर देखिए सबसे ज़्यादा डर अगर है इसके लिए पूरे, जैसे हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि लड़ाई नहीं है, यूक्रेन की तो लड़ाई है नहीं, नाटो या यूरोप की लड़ाई है रूस से। जी पहले अमेरिका भी था, अब ट्रम्प आने का बाद अमेरिका बाहर हो गया। तो अब यूरोपियन यूनियन ज़्यादा वरीड है, जेलेंस्की से ज़्यादा चिंता हो रही है यूरोप को। जी आप समझिए कि जितना कैप्चर कर लिया है 20% रूस ने, अगर वो 100 किलोमीटर अंदर पहुंच जाता है यूक्रेन के, तो मतलब वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर नज़दीक पहुंच गया यूरोप के। जी तो वहाँ से तो छोटी मिसाइल्स पर लेकर के उनके ऊपर बहुत कुछ कर सकता है। जी और आगे बढ़ गया तो अपने आर्टिलरी से कर सकता है। जी और चूंकि आर्टिलरी से करेगा तो उनको जवाब आर्टिलरी से देना पड़ेगा, मिसाइल्स यूज़ नहीं कर सकते जो नॉर्मल उसमें है। जी तो कई चीज़ें हैं जो उनको भी समझनी पड़ रही हैं। और जहाँ तक ट्रम्प का देखिए बहुत सिंपल सा है। ट्रम्प एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, जी मतलब लेन देन वाले। जी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, अमेरिका दे रहा है तो अमेरिका को क्या मिल रहा है, वही। जी ये बात वो लेके पहले भी थे, अभी भी उनका यही है जी कि अगर इतने बिलियन डॉलर 65-66 बिलियन डॉलर दे दिए तो मिला क्या। जी तो वो लेके चल रहे हैं। उनका कहना है कि आपके लिए हमने $350 बिलियन खर्च किए, सब कुछ मिला करके, जी सारे कॉस्ट वापस चाहिए। और उसके लिए था यही मिनरल डील। जी तो एक चीज़ है जिसमें ये चल रहा है, लग रहा है कि अभी इन्होंने पुतिन ने से तो उन्होंने खुद ही बोला है ट्रम्प ने कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल आया है। पुतिन अभी भी कह रहे हैं। जी अब दूसरी जो चीज़ चल रही है, देखिए पुतिन तो शुरू से कह रहे हैं कि जेलेंस्की से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये प्रेसिडेंट है ही नहीं, जी टर्म ख़त्म हो गया है, री इलेक्ट हुआ नहीं है जी ना कहीं से, तो वो तो प्रेसिडेंट है नहीं। और अब धीरे धीरे खबर इधर से भी आ रही है, अमेरिका की तरफ से भी, कि इसको हटाओ जेलेंस्की को। जी और अमेरिका की आप हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे सद्दाम हुसैन, चाहे इराक, मतलब इराक से लीबिया गद्दाफी से लेके किसी को लीजिए, सबको उन्होंने पूरा दिया, ऊपर उठाया। उसके बाद सब उनकी हालत क्या है सबको पता है। खैर उसमें नहीं जाएंगे। फिर भी आप ऑलरेडी कल मैं ही देख रहा था एक न्यूज़, आई थिंक ये न्यूयॉर्क टाइम्स के या एक वॉल स्ट्रीट में भी था कहीं दबे, उसमें सॉरी इसमें गार्डियन में, जी एक टीम ऑलरेडी वहाँ यूक्रेन में है जो बातचीत करने लगी है, जो अपोजिशन है जी जेलेंस्की का। जी और उसी का असर पड़ा है कि तुरंत जेलेंस्की ने लेटर भेज दिया, सब कुछ कर दिया, जी कि उनको लगा कि अब तो जो कुछ है यूक्रेन जो है वही है, मैं भी निकल जाऊंगा। जी तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो ये आगे इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। और पुतिन ये भी कह रहे हैं कि जेलेंस्की ने तो ये एक डिक्री साइन करके वो किया हुआ है कि बात ही नहीं करेंगे पुतिन से। 2022 की शायद डिग्री थी। 2022 की है बिल्कुल। तो अगर वो है तो फिर कैसे इसके साथ कैसे बातचीत होगी। जी तो ये चीज़ ये भी सामने आ रही है। जी तो ये मुझे देख के ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ हो पाएगा। लेकिन
ट्रम्प जरूर चाहेंगे अपने जो डील उनके पास है, खास करके मिनरल वाली डील, वो लेके चलना चाहेंगे। और जो कोई खास मुझे नहीं लगता कोई न्यू पैकेज ये देंगे इनको जी। लेकिन बाकी जो चीज़ ये कहते रहें कि भाई $350 बिलियन हम कर चुके हैं, हमें वही मिलना चाहिए। पुतिन जहाँ तक है उनका अपना 10 पॉइंट एजेंडा है जो लेके चलेंगे। इसमें डिमांड जो है जो इसकी है वो अनएक्सेप्टेबल होगा उनको, नाटो मेंबरशिप, और ये वो तो ट्रम्प भी निगेट कर चुके हैं। और जो एक चीज़ और आपको देखने की है कि देखिए जो 20% टेरिटरी अभी कैप्चर किया है रूस ने जी। उसमें 30 से 35% मिनरल्स और रेयर अर्थ हैं जी। ऑलरेडी। जी। कोल का तो लार्जेस्ट उसी में है जी। जो इनके पास रूस के पास ऑलरेडी आ चुका है। जी। तो रॉ मटेरियल्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं उसी में। जी। और इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा रूस की इकोनॉमी चलती ही जा रही है, वो भी ट्रम्प देख रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है उसने ऑलरेडी। इनफैक्ट आप सभी ताज्जुब करेंगे सभी लोग कि रूस ने तो, पुतिन ने पहले ही बोल दिया था कि वो अमेरिकन कंपनीज़ को जो ये कैप्चर्ड एरियाज़ हैं, वो कैप्चर्ड तो बोलते नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि जो नए एरियाज़ हैं रूस के उसमें अमेरिकन कंपनीज़ को कंसेशनल रेट पर काम करने के लिए ऑफर देने के लिए तैयार हैं इन मिनरल्स और बाकी चीज़ों में। जी। वो पहले ही बोल चुके हैं, ये ऑफर ऑलरेडी ट्रम्प के पास है। अब देखिए जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, ये एरिया जो है काफ़ी कुछ है इसमें। इसमें तकरीबन वर्ल्ड कहते हैं कि ट्रिलियन के आसपास का वहाँ पर रेयर अर्थ और मिनरल्स वगैरह हैं। तो अभी इसके हिसाब से यूक्रेन में रह क्या गया है, पॉपुलेशन 50% रह गई है, बाकी का पता ही नहीं है। 75% जो है 70% इंफ्रास्ट्रक्चर गया। तो पुतिन क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले काम हो 3, जो एयर और सी और इसमें जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, मतलब मिसाइल्स वगैरह, ये बंद हो जी। उसके बाद बाकी चीज़ें हों। तो वो ये लेके चल रहे हैं। तो मेन चीज़ तो उनका वही है। ट्रम्प ने क्या बोला उनको, आप भाई लोगों की जान बचाइए, अपने जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाइए, जो कुछ बच गया है उसको तो बचाइए। तो ये लेके चल रहे हैं। और हालांकि यूरोप का देखिए जोर तो पड़ेगा जेलेंस्की पर। यूरोप नहीं चाहेगा कि डील ऐसी हो कि जिससे रूस के फेवर में हो जी। और प्रेशर आ जाए रूस के यूरोप के ऊपर। तो सिक्योरिटी गारंटी किसी न किसी रूप में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करेंगे, और वो कोशिश ये करेंगे कि जो बाकी, देखिए यूरोप में भी डिवीज़न है जी। हंगरी है, आपका स्लोवाकिया है, आर्मेनिया, कुछ देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि अब इनको मदद देते रहें यूक्रेन को। जी। तो ये भी चीज़ इसमें है। हालांकि सिर्फ एक ही चीज़ यूक्रेन में है, देखिए दुनिया का 5% जो क्रिटिकल और रॉ मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, वहाँ हैं। जी। बहुत बड़ी बात है। तकरीबन ये टाइटेनियम और बाकी मिनरल्स जो चाहिए आपको, कोबाल्ट और ये सब काफ़ी मात्रा में है। तो इसकी नज़र है और मेरे ख्याल से इनको देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगले महीने तक, इस महीने एंड तक अगर सब ठीक रहा तो शायद दोनों चीज़ें हो जाएंगी। रूस भी अपने इलाके तक पहुंच जाएगा जो उसको चाहिए जी। और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। जेलेंस्की तो एज इट इज़ उन्होंने लिख के भेज दिया है अभी जी। तो प्रेशर उनके ऊपर है। या ऑप्शन होगा जेलेंस्की नहीं रहेंगे, दूसरा कोई आएगा और ये डील होगी। जी बिल्कुल सर। इजराइल की नई शर्तों को देखते हुए लग रहा है कि हमास के साथ संघर्ष विराम का भविष्य खतरे में है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ शायद सुनने में आया कि मिस्र कुछ दूसरा भी कुछ बना रहा है और कुछ। हाँ बिल्कुल। देखिए दर्शकों को याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ बताया था कि देखिए सबसे शांति प्रक्रिया तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मेन इशू है। और हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होगा जो ओवरसी करे इम्प्लीमेंटेशन, तो इस तरह होगा नहीं जी। और वही चीज़ हो रही है जी। जो पहले हम दर्शकों को बता चुके हैं। जी। अभी है क्या, देखिए 2-3 प्रॉब्लम्स आई हैं। जी। इजराइल का कहना है कि हमास जो है जिस तरह प्रिजनर्स एक्सचेंज होना था जी उस तरह कर नहीं रहा है। जी। फिर हमास ने जो भी प्रिजनर्स वापस किए, प्रिजनर्स नहीं हॉस्टेजेस, जी। जो हॉस्टेजेस हमास ने वापस किए
एक तमाशा बना के वापस किया। आपने देखा कितना ड्रामा किया, कैसे लोग उनके आए, कैसे उनको कुछ दिया, पढ़ने के लिए दिया, बोलने के लिए दिया, जी और उसके बाद उनको छोड़ा। जी जबकि इजराइल ने इनके जो सोल्जर्स को ऐसी बसों में बिठा के छोड़ दिया, कोई ऐसा तमाशा उसके साथ नहीं हुआ। जी फिर जो ट्रंप ने तो बड़ा साफ कर दिया है, आपने कल का भी स्टेटमेंट देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा। ट्रंप ने साफ बोला है कि उन्होंने दोनों को बोला है, हमास को भी और गाजा की जनता को। हमास के लिए कहा है कि अगर हॉस्टेजेस नहीं छोड़े गए अभी सारे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज़ के, तो बहुत बुरा होगा आगे। गाजा के लोगों को बोला है कि आपका फ्यूचर बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह चलेगा, अगर हॉस्टेज और बाकी डील नहीं हो, अगर वापस नहीं होंगे, तो फिर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। जी तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत साफ कर दी, और अपना प्लान तो पहले बता चुके हैं जी कि पैलेस्टीनियंस को वहाँ को छोड़ करके जाना पड़ेगा जी। बाकी देशों में। दूसरा जो है, इजराइल ने सीज़ फायर के दौरान भी अपना मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी, जी। जहाँ जहाँ मिलिटेंट्स थे वहाँ पर। और देखिए, जो कैरो मीटिंग की बात कर रहे थे आप, 2 दिन पहले कि ये कैरो की मीटिंग हुई थी, जी जिसमें पहली बार अरब कंट्री सारे आए थे, इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने एक प्लान गाजा के लिए सबमिट किया है, रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान और बाकी, जिसमें उन्होंने कहा कि रिकॉन्स्ट्रक्शन में तकरीबन 52 से 53 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा, और ये 3 फेजेज में होगा। 3 बिलियन डॉलर जितना कचरा है, जितना वो पड़ा हुआ है, और रेबल्स हटाने का, फिर 20 बिलियन डॉलर, और फिर 30 बिलियन डॉलर, ऐसे करके रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान होगा। और इसमें दुनिया से मदद लेंगे, यूएन से भी लेंगे, बाकियों से भी लेंगे, ऐसा इन्होंने जो प्लान बनाया है वो है। और इजराइल ने, हालांकि इनकी जो मीटिंग थी, और भी पॉइंट्स हैं इनके जो आगे देखेंगे, इजराइल ने रिजेक्ट किया है। उन्होंने बोला कि इन्होंने बाकी सब तो किया, लेकिन अक्टूबर 7 जिस तरह हमारे साथ जो हमला हुआ, जिस तरह हुआ, वो कैसे नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, उसके बारे में कुछ नहीं किया है। जी ये इजराइल का कहना है। यूएस ने, अमेरिका ने ज़रूर बोला कि ये समिट ठीक है, अच्छी बात है, समिट हुई है, लेकिन हमास पावर में नहीं रह सकता, जी क्योंकि देखिए शुरू से कंटेंशन यही रहा है, कंट्रोल कौन करेगा गाजा को। जी दूसरा जो इन्होंने बोला है इस कैरो समिट में, उसमें ये था कि जो कंट्रोल है वहाँ का, गाजा का, गाजा के ही कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको लिया जाएगा, जी और यूएनओ को अप्रोच करेंगे, यूएनएससी को, सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच करेंगे कि इंटरनेशनल फोर्स हो मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पर। ये इनका प्लान है, कैरो में जो इन्होंने प्लान किया था। और कतर ने भी बोला है कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट होना चाहिए, जो कि इजराइल नहीं चाहता, और ट्रंप भी अभी उसके नहीं चाहते हैं। तो कैसे आगे बढ़ेगा, मुश्किल ही है। और यहाँ तक तो इन्होंने, कतर और बाकियों ने बोला है, हमास ने भी कहा है कि हम जो है किसी तरह की यूएस से इंगेज करना चाहते हैं, बात नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन का डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहेंगे। जी अब इजिप्ट कतर तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बगल में है, ये सारे उनके यहाँ जाएंगे, इजिप्ट सीरिया कतर में। तो इसके जो अभी है, लगता नहीं कितनी जल्दी बात इस पर आगे बढ़ पाएगी। और इजराइल ने इसी वजह से आकर के एड जो है ब्लॉक कर दिया गाजा में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह होने चाहिए प्रिजनर अपना हॉस्टेज एक्सचेंज, वो नहीं हुआ। देखिए 59 हॉस्टेजेस अभी बाकी हैं जो आने हैं। इन्होंने 33 तो कर दिए थे, दादा 39, और 1 तारीख को ख़त्म हुआ जो पहला फेज़ था, फेज़ 1 इनके साथ जो समझौता था, और इस पर डिस्कशंस होने थे भी आगे के लिए। तो अभी 59 में से कहा जा रहा है कि शायद 24 ही जिंदा हैं जो हमास के पास हैं। तो इसलिए अब बात इसी पर आ गई है, इन हॉस्टेजेस के ऊपर। फेज 1 जैसे मैंने कहा 19 जनवरी को शुरू हो के अभी ख़त्म हुआ। 1 मार्च को आगे की होनी थी, डिस्कशन होना था, बातचीत होनी थी। और जैसे मैंने कहा कि हमास ने 38 हॉस्टेज रिलीज़ किए, और तकरीबन 1740 के आसपास प्रिजनर्स इजराइल ने रिलीज़ किए हैं इसके एवज़ में। लेकिन इजराइल ने कुछ थोड़ा बहुत विड्रॉ भी किया है,
गाजा के जो मेन टाउन से उससे विड्रॉ किया है, लेकिन अर्बन सेंटर्स को थोड़ा विड्रॉ किया है, बाकी में उनके अपने प्रेजेंस रखी हुई उन्होंने। अब इजराइल का कहना है कि चूंकि ये फेज़ 1 ठीक से नहीं चला है, इसलिए फेज़ 1 को 42 दिन और एक्सटेंड होना चाहिए। जी मतलब जो हॉस्टेजेज आने चाहिए, और जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट तरीके से होना चाहिए। इजराइल का ये भी कहना है कि ये टाइम हमास रीग्रुप होने के लिए ले रहा है, जी लोगों को और अपने आप को वो बढ़ा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक साफ बोला है, क्योंकि हमास कहता है कि परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं, परमानेंट सीज फायर का अभी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते जब तक कि पहले फेज़ 1 और उसके बाद की चीज़ नहीं होती। और नेतन्याहू देखिए प्रेशर में है, राइट विंग के भी, प्लस बाकी तो है ही है, इनका अपने अमेरिका का साथ है इनके पास। तो लगता नहीं कि ये बहुत जल्दी यहाँ कुछ होने वाला है अभी। लेकिन एक बात ज़रूर है, पहली बार अमेरिका बैक चैनल में कहा जा रहा है कि CIA और हमास की बातचीत हो रही है जी वहीं पर कतर में, और हो सकता है कि कुछ प्रपोजल आए जो हमास को मानना पड़े। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही नाटो के आलोचक रहे हैं। यदि अमेरिका नाटो से बाहर आता है तो इसके क्या प्रभाव होंगे? नीरज जी, नाटो अगर आप देखें पीछे जाएं तो बना क्यों था? जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, जी और उस समय दो ही पावर थे, अमेरिका और रूस। जी दुनिया इन्हीं के आगे पीछे थी, जी तो उसी समय ये बना था। और मतलब अगर आप देखें वैसे तो तकरीबन अप्रैल 1949 जी अप्रैल में ये बना था, जी। और उस समय 12 मेंबर थे। जी अब तो 32 हो गए हैं इनके जी मेंबर। तो उसमें जो है 75 साल हो गए, समझ लीजिए 75 ईयर्स इनके बने हुए। और एम इनका था कलेक्टिव सिक्योरिटी। उस समय उसके बाद में वार्सा पैक्ट भी बन गया, जिसमें कि ईस्टर्न यूरोप और रूस थे, बाकी देश थे इनके। इनका था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे, और सिक्योरिटी गारंटी देंगे एक दूसरे को, जी जिसको लेके ये आगे बढ़ते रहे। और मुख्य जो इसकी सबसे बड़ी बात थी वो आर्टिकल 5 है, जिसमें ये था कि अगर एक देश के ऊपर कोई अटैक करता है तो ये सभी देशों पर अटैक माना जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। हालांकि बाद में एक और आर्टिकल आ गया कि ये डिपेंड करेगा कि अगर 1 to 1 है, कोई देश दूसरे की मदद करना चाहता है तो कर सकता है, सभी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कोई फोर्स नहीं करेगा। और ये चलता रहा तकरीबन। इसी वजह से देखिए जेलेंस्की भी वही चाहते हैं, उस तरह की गारंटी चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, ट्रम्प देखिए वो शुरू से कह रहे हैं कि नाटो के अगेंस्ट नहीं है वो, जी लेकिन उनका कहना है कि जो खर्च हो रहा है जी। अभी तक अमेरिका ज़्यादा देता आ रहा है। तकरीबन देखिए अगर देखा जाए तो जो अभी तक नाटो का पूरा एक्सपेंडिचर है उसमें मैक्सिमम खर्च अमेरिका और जर्मनी कर रहे हैं। जी तकरीबन 1/3 से ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं, बाकी लोग फिर बाकी अपना अलग अलग है। तो उनको ये कहना है कि भाई इनको खुद अपना करना चाहिए, बाकी हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। नाटो का हेडक्वार्टर जैसे हम सब जानते हैं बेल्जियम में है, वहीं पर शेप है वो बोला जाता है उसको, जिसमें उसका है सुप्रीम हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड पावर ऑफ यूरोप। जी तो ये काफ़ी सालों से ये चल रहा है, ये लोग डिप्लॉयमेंट करते रहे हैं, एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, और एम इनका था कि एनहांस फॉरवर्ड पोस्चर, मतलब बढ़ी हुई फॉरवर्ड पोस्चर और आगे करके करेंगे, अपना रूस के ऊपर प्रेशर आए। जी और इस तरह वो डिप्लॉयमेंट करते रहे, बैटल ग्रुप्स बनाते रहे अपना। लेकिन जब ब्रेकअप हुआ 1993 में, 91-93 के जो भी ये घटनाएं हुई रूस का, तो यूरोप अलग हो गया, रूस के कई 9 देश 9 टुकड़े होकर अलग हो गए। उन देशों को इन्होंने फिर बाद में, अच्छा जब देखिए जो उस समय बातचीत थी बड़ा क्लियर था कि नाटो और आगे नहीं बढ़ेगा, जी उसको ब्रीच करके ये लोग इन देशों को नाटो में शामिल कर लिए, यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिए, और अपनी नेवल प्रेजेंस
बाल्टिक और मेडिटेरियन में इन्होंने बढ़ा लिया। तो ये जो है तकरीबन 3.5 लाख सोल्जर्स इनके टोटल मिला के, तो इनके 35 लाख हो जाते हैं सारे देशों का मिला करके। जी। तो और जहाँ तक खर्च की हम बात कर चुके हैं, तो मुख्य चीज़ जो है अभी भी मैक्सिमम सोल्जर्स अमेरिका के हैं जो डिप्लॉयड हैं उसमें। और इनके जो कई जगह बेसिस हैं जहाँ पर कि सोल्जर्स हैं, कई जगह आप देखिए इनकी नेवल प्रेजेंस है, एयर प्रेजेंस है, साइबर और स्पेस की भी बात है। तो यूएस कहता है कि भाई 16 से 18% हम क्यों खर्च कर रहे हैं नाटो के लिए, हम अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, हमें अपना तो जरूरत है वो हम खुद ही देख रहे हैं। जी। और मैक्सिमम खर्च देखिए इनका सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, जो हेडक्वार्टर्स हैं इनके, जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, इस एक्सरसाइजेज हैं, वेपन्स, मैन पावर, डिप्लॉयमेंट, पेंशन्स, इन पर ज़्यादा खर्च है। तो इसीलिए अमेरिका कहता है तो नॉन प्रोडक्टिव हमारे लिए है, जी। हम क्यों इतना ज़्यादा इस पर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ले करके मुख्य मुद्दा यही है। और ऐसा नहीं है कि बाहर हटना चाहता है अमेरिका नाटो से, लेकिन वो चाहता है कि ये भी अपना खर्च करें। और तकरीबन अमेरिका के 1 लाख ट्रूप्स देखिए डिप्लॉयड हैं जी। पूरे नाटो के इलाके में। तो उसमें सब कुछ है, मतलब वो एरिया हम लेते हैं तो साउथ कोरिया तक जाता है, वहाँ भी है। और जर्मनी, यूके, इटली सब में है ये ट्रूप्स हैं। तो उनमें से वो विड्रॉ भी कर रहे हैं 20,000। जी। तो उनका एम है कि भाई आप लोग अपनी बढ़ाइए। और बढ़ाएं कैसे? अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो 1950 से लेकर के अभी तक इंग्लैंड की जो डिफेंस फोर्सेस की स्ट्रेंथ है नंबर्स में, संख्या जो है आधी है, आधी हो चुकी है। तो कहाँ से ले आएंगे ट्रूप्स अपने? जी। उनके फॉरेन बेसिस भी हैं जी। काफ़ी कुछ जो इन्होंने करने हैं। तो देखिए ऑप्शंस जो हैं अभी, यूरोप क्या कर सकता है? पहली बात, कोई अपना तो बढ़ाना ही पड़ेगा उनको एक्सपेंडिचर, वो कर भी रहे हैं उन्होंने। फिर ईटीओ जो बना रहे हैं, यूरोपियन टीटी जो करेंगे, उनके साथ अपने ही उसमें ट्रुप्स, उनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, फ़ौज की इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम है कि बढ़ाएंगे कहाँ से? जी। टेक्नोलॉजी मैक्सिमम तो अमेरिका के पास है, जितना हाईटेक है, हाई एंड है, अमेरिका के पास है। इनके पास भी जो चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो टैंक्स हैं, चाहे वो आप प्लेन्स, कुछ भी लीजिए, एक सिंगल नहीं है। कुछ पार्ट्स एक कंट्री में, कुछ पार्ट किसी कंट्री में है, वहाँ से आता है। अब कर क्या सकते हैं? या तो डायरेक्टली पीस नेगोशिएशंस में आए, चीन के साथ, रूस के साथ भी बात आगे नहीं बढ़ पाए। जी। दूसरा है कि अमेरिका पर प्रेशर डालें। जी। और अमेरिका पर प्रेशर तभी डाल पाएंगे जब ये संगठित तो अपने हों जी। और दुनिया के देशों को अपने साथ लाएं, जी। जिसमें इंडिया और भारत और बाकी देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको साथ में अपने लें। जी। और इंश्योर करें कि ये जो देश हैं ये इनका समर्थन करें, इनके साथ रहें। लेकिन क्या ये देश अमेरिका को छोड़ के इनके साथ जाएंगे? जी। चीन और रूस भी तो अपना प्रेशर टैक्टिक्स लेके जाएंगे। और अब तो देखा जाए जो नेगोशिएशंस हो रहा है, रूस अब एक ऊंची प्लेटफॉर्म पर आ गया है। जी। रूस तो कहेगा कि हमारे हर जगह सुनी जाए, जी। तब हमको छोड़ करके आगे आप बढ़ नहीं सकते। जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर कर भी लेते हैं अपने लिए, तो ये नाटो नहीं बन पाएंगे बिना अमेरिका की मदद के। क्योंकि देखिए डिप्लॉयमेंट करना, फास्ट मूवमेंट, जी। जो एयरक्राफ्ट और बाकी चीज़ें, जो बेसेज अमेरिका ने बना रखे हैं, वो इसीलिए बना रखे हैं। जी। एक्साइजेज, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने इसी बेस पर कर रखी हैं, जी। चाहे एयर, साइबर, स्पेस है, बाकी ट्रेनिंग और जो चीज़ें हैं, इतनी आसानी से हो नहीं पाती। जी। तो फ्यूचर अगर आप पूछें नाटो का, फ्यूचर थोड़ा इस समय ब्लीक तो लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपस में बात करें और इंश्योर करें कि कुछ जगह पर आकर कॉम्प्रोमाइज़ करें, जैसे ट्रंप की एक बात सही है, और ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा, मैक्सिमम रिपब्लिकन्स पहले भी कहते रहे हैं, इतना ज़्यादा हम नाटो के लिए क्यों खर्च कर रहे हैं? जी। थ्रेट है उनकी है कहाँ? जी। यूक्रेन में थ्रेट आया
इतना देने के बाद हुआ कुछ नहीं। जी तो इससे अच्छा है कि हम रूस से बातचीत करके रूस को रोकें जी कि ऐसी हालत नहीं आए। तो ये चीज़ देखते हुए लगता है कि नाटो रहेगा, जी लेकिन थोड़ा मैं कहूँगा कमज़ोर तो हो ही जाएगा। जी बिल्कुल सर। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने जो चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है उसके क्या कारण रहे, जो टैरिफ वार शुरू हुई है वो भी, इसकी भी झलक ज़रूर इसमें दिखी है, और ख़ास तौर पर जो यूरोपियन यूनियन के करीब जा रहा है चीन, उसके क्या निहितार्थ हैं ये आपने बड़े विस्तार के साथ समझाया है। और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या नहीं इसके कारणों पर तो आपने प्रकाश डाला ही है, संभावनाओं पर प्रकाश डाला ही है। साथ ही ज़मीनी स्थिति क्या है इस समय, क्योंकि ज़मीनी स्थिति की बात शायद कहीं और नहीं हो पाती है, आप ही शायद ज़्यादा जानकारी देते हैं ज़मीनी स्थिति की कि वहाँ पर क्या है, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। तो वो आपने काफ़ी उसकी विस्तृत जानकारी दी, और इजराइल हमास संघर्ष विराम का जो भविष्य है उस पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर आपने बात रखी है। और नाटो का भविष्य क्या होगा, क्या जो नाटो के सदस्य हैं अब वो जो अपना भी डिफेंस बजट बढ़ाएंगे या नहीं, या नाटो भी एक बिखरता हुआ संगठन बन जाएगा आने वाले दिनों में, इस पर भी आपने अपनी राय रखी है। आज के कार्यक्रम को भी सर आपने काफ़ी विस्तार के साथ सारगर्भित बनाया है जानकारियां देते हुए। आप इस चर्चा से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।